मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो चौबारे के समीकरण। तो जो भी मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले पिछले वीडियो को देखें, तभी आप आगे इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो मैंने बताया था कि एक्स और वाई का मान किस तरह निकाल सकते हैं। तो अब मैं द्विघात समीकरण के बारे में बताता हूँ। तो द्विघात समीकरण भी मैं बताया था कि ये एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है और ये ए बी सी। द्विघात समीकरण निकालने के गुणनखंड विधि होती है जिसे हम जानते हैं कि ए सी का ऐसा गुणनखंड। क्या हम जानते हैं कि ए सी का ऐसा गुणनखंड कि इसे जोड़ने या घटाने पर भी प्राप्त हो। ए सी का ऐसा गुणनखंड जोड़ने घटाने पर भी प्राप्त हो, तो वो हम निकालते हैं। ठीक है, अब गुणनखंड विधि हम लोग सीखे। अब होता है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको कि बोलते हैं। अगर इसमें भी अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना होगा तो इसमें कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें अल्फ़ा का मान या बीटा का मान निकालना होगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। एज ए ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, उसके बाद इसके जो विभक्तर होते हैं इसे डी से डिनोट करता है, और डी बराबर जो फार्मूला होता है, ये डी बराबर है, ये फार्मूला जो होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसे भी नोट कीजिएगा। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति इसे की बात करते हैं। तो अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया तो इसका भिन्न हो जाएगा, अलग अलग और वास्तविक और मूल होंगे। अगर बराबर होंगे तो बराबर और वास्तविक होंगे। अगर 0 से छोटा आया तो कोई भी मूल नहीं, यानी काल्पनिक होंगे। अब पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि जो होती है, तो इसमें क्या होती है, यह एक विधि होती है जिसको द्विघात समीकरण हल करने के लिए इस विधि को प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक्स प्लस ए को होल स्क्वायर बराबर बी के रूप में परिवर्तित करके समीकरण को हल कर दिया जाता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूर्ण वर्ग विधि से कैसे द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे मैं देखते हैं कि समान श्रेणी में है तो फार्मूला इतना, लेकिन मुझे फार्मूला के रूप में बस 2 फार्मूला ही याद रखने हैं, जो कि मैं आगे आपको अंडरलाइन कर जाऊँगा, आप आगे करते जाइएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए ए पी, तो ए पी में जो ए होता है, ए पहला पद देखिए लिखा हुआ है, और डी सारवंतर लिखा हुआ है। अब सारवंतर को कैसे निकालते हैं, तो कोई भी अगर मान लीजिए पद है, उसके पहले वाले पद को अंतर अगर कर देंगे उसे अगले वाले पद से, तो हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए a2 माइनस a1, यानी अगले पद में से पहले पद घटा देंगे तो आ जाएगा, और ये हमेशा अंतर समान आएगा, क्योंकि इसका नाम ही है समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब समान अंतर वाली श्रेणी। ठीक है, आप उम्मीद कर समझ गए होंगे। अब इसका जैसे देखिए फार्मूला में, देखिए ये फार्मूला जो है आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही देखिए ये वाला, ये है ना, ये फार्मूला आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि ये जो फार्मूला है आपको, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये फार्मूला है, ये आप मुझे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी देखिए इसे ए एन आएगा, तो ए एन एनवा पद होता है, या फिर ए एन को ही एल बोलते हैं, अंतिम पद बोल सकते हैं। ए क्या हो गया, पहला पद हो गया, और एन क्या हो गया, पदों की संख्या हो गई। एन क्या हो गया, पदों की संख्या, और डी सारवंतर बताया था मैंने आपको कि a2 माइनस a1 हो गया। अब इसमें क्या होगा, अगर एन पदों का योग, तो देखिए एस एन क्या होता है, n/2 बटा a+1। देखिए अगर हम इसी में अगर आपको बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो L होता है, तो L आप देखिए पूछिएगा, मैं L मतलब कन्फ्यूज मतलब कि L क्या होता है, तो L कुछ नहीं होता, L को ही AN बोला जाता है, L को ही AN बोला जाता है। और AN बराबर, जैसे AN बराबर ये होता है, तो L बराबर भी बिल्कुल फॉर्मूला होगा A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी बिल्कुल फार्मूला। तो यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए ये फार्मूला को यहाँ ये जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर बन गया है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप ये ना याद करके आप सीधा ये याद कीजिएगा। क्या याद कीजिएगा, ये वाला फार्मूला यहाँ से आप ये याद कीजिएगा, ये वाला फार्मूला आप याद कीजिएगा। तो वो नहीं, ये कर तो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा, और ये एज ए ऑप्शन के तौर पे भी, विकल्प ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आपको पूछ लेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे हम इसे बढ़ेंगे, देखिए एस एन हो गया। एस एन क्या हो गया, पहले पदों का योग, यानी कि एन तक, यानी मुझसे 20 पदों का, तो एन 20 हो गया। एन पदों की संख्या, ए पहला पद, डी आप जानते हैं। अब हम जैसे कि बात करते हैं, तो इसके बाद देखिए त्रिभुज की बात आती है। त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज की बात करते हैं तो समरूप कैसे होते हैं, उनके समरूप त्रिभुज यानी कि कोई भी 2 कोण त्रिभुज, यानी 2 त्रिभुज होने चाहिए। क्या बात करते हैं, 2 त्रिभुज अगर होंगे, तो 2 त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं तो 2 त्रिभुज क्या होंगे, इसे मान लीजिए ये 2 त्रिभुज है। अगर हम इसे यहाँ से बनाते हैं तो एक त्रिभुज मेरा ये हो गया, तो यहाँ नाम दे दिए ए, यहाँ दे दिए बी, यहाँ सी दे दिए, और एक त्रिभुज और बना दिए। तो ये 2 त्रिभुज, यानी जब भी चर्चा होगी पी
क्यू आर। तो अगर इस तरह की चर्चा होगी तभी समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ओके, संगत कोण, यानी अगर बात करते हैं, देखिए बी कोण का बी, अगर हम बात करते हैं बी के कोण का संगत क्यू हो जाएगा, ई का संगत कोण पी हो जाएगा और सी का संगत कोण आर हो जाएगा। तो इस तरह से संगत कोण होते हैं और संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं जो होती है अनुपात में। देखिए त्रिभुज ABC और PQ समरूप है, तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं सिंबल देख रहे हैं, ये समरूप का सिंबल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या है, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण, मैंने आपको आगे समझाया था। अब इसका जो अनुपात निकलेगा, यानी संगत कोण के सामने की भुजा संगत होती है, वो सामने होती है। तो AB बटा PQ और BC बराबर BC बटा Q और CA बटा QR। तो ये सब उतना भी मतलब ज़्यादा नहीं आएगा, जो आप डीपली ज़्यादा मत पढ़िएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर ऊपर मैं आपको पढ़ा देता हूँ, जैसे कि A बटा PQ बराबर BC बटा QR और CA बटा RP। ठीक है, अब त्रिभुज की 3 कंडीशन होती है, वो आप जानेंगे AAA, यानी कि तीनों कोण बराबर तो समरूप हो जाएंगी, 2 कोण बराबर और 1 भुजा बराबर तो हो जाएंगी। ठीक है, अगर तीनों भुजा बराबर तो हो जाएंगी तो SSS बोलते हैं, और यदि SAS 2 भुजा और 1 कोण बराबर तो ही बराबर होगा। अब महत्वपूर्ण प्रमेय देखिए क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगी। आप इस प्रमेय को समझ के कुछ आपको अनुमान लगा कि ये क्या है, ये एक थेल्स प्रमेय है। बिल्कुल, जो ये थेल्स प्रमेय है और ये एग्जाम में आता नहीं, आइबे करता है। तो इसको आप ऐसा कीजिए, और ये कहीं आपको लिखने के दे देगा तो कभी लिखने के लिए नहीं भी देगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इसको घेर देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये ऐसा है कि जो सवाल में आएगा नहीं, आइबे करेगा। तो आपका अगर ये आ जाता है तो आपका हो जाएगा फिक्स। तो ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इसमें क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वह अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में बांटती है। और ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको सॉरी थेल्स प्रमेय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय इसको बोलते हैं। पाइथागोरस में इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाइथागोरस मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख लिए होंगे। और मैं इसके बाद आगे बात करता हूँ। देखिए हो गया, तो ये देखिए बिल्कुल यही बात बोला गया ना। देखिए अगर कोई त्रिभुज है तो इसमें BC के सामने D खींचा गया, तो इसमें क्या होगा, AD बटा BD उसी अनुपात में होगा AE बटा BC। ठीक है, अब इसका विलोम तो पाइथागोरस का विलोम क्या होता है, थेल्स का विलोम क्या होगा। तो यदि एक रेखा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को अगर एक ही अनुपात में बांटे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। उसमें उल्टा था, अगर हम कोई रेखा को तीसरी भुजा के समांतर खींचे तो वो दो भुजा को समान अनुपात में बांटेगी, लेकिन इसमें उल्टा हो गया। अब अगर बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए मैंने ये सिद्ध कर दिया है, ये मैंने सिद्ध किया है। और आप ये मेरा वीडियो ये देख सकते हैं। मैंने ये पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, ये आप वीडियो इसका मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये वाला वीडियो इसको किस तरह सिद्ध करते हैं, और ये 5 नंबर का फिक्स है कि आएगा। ये पाइथागोरस VVI में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये और एक ये हो गया, और एक थेल्स वाला भी। थेल्स 4 प्रमेय, मैं अगर बच्चे को मुझसे अगर पूछे कि कौन सा प्रमेय जो आएगा, तो मैं बस 4 प्रमेय पढ़ता हूँ, यही चारों प्रमेय। जैसे कि देखिए क्या हो गया, एक हो गया था मैंने आपको बताया था, यहाँ थेल्स की बात की थी, थेल्स की बात की थी, और इसके बाद देखिए थेल्स की बात की थी, ये वाला VVI है, ABD महत्वपूर्ण प्रमेय। 4 प्रमेय मेरे जो इस PPT में बस 4 प्रमेय ही मैंने दिए हैं, ABCD, इसके 4 प्रमेय से ही उसका मतलब क्या होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम देखिए क्या है। तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समान होगा, सम्मुख कोण समकोण होगा। देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कोण B, यानी मैंने 4 प्रमेय दिया, वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी सावधानी बरती होगी और कितने मेहनत से मैंने ये PPT बनवाया। ठीक है, तो अब मैं आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल। तो दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग है। अगर मैंने कोई भुजा है तो उनकी भुजा को वर्ग कर देंगे तो उनका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए अगर ये है ना, तो देखिए भुजा AB बटा PQ, BC बटा QR, C बटा Q, तो इसका हम वर्ग निकाल देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे निर्देशांक सूत्र। तो निर्देशांक सूत्र में क्या होता है, दो बिंदु अगर मान लीजिए P है और Q है, और इस पे देखिए P का अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट होगा तो x1 y1 और Q का x2 y2। अगर सूत्र पूछेगा तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं
हम क्यों करते हैं कि देखिए x2 माइनस x1 कीजिए या x1 माइनस x2 कीजिए तो उसको तो उतना ही आएगा। तो यह सूत्र क्या है, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस पर आधारित है, पाइथागोरस प्रमेय पर। अगर मूल बिंदु की बात करेगा तो d बराबर सीधा मूल बिंदु रूट में आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हम जीरो रखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर वाई स्क्वायर होएगा ना। अब विभाजन सूत्र की बात करते हैं तो विभाजन सूत्र x बराबर की बात करते हैं तो m1 x2 बटा m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, और y सूत्र में देखिए m1 y2 प्लस m2 x1 बटा m1 m2। तो ये भी आप सूत्र जो फार्मूला है, ये भी फार्मूला आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फार्मूला भी VBI में आप काउंट कर सकते हैं। किस में करते हैं, VBI VBI में से भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे जैसे मध्य बिंदु सूत्र, तो मध्य बिंदु को अगर बांटते हैं तो मध्य बिंदु को बांटने का सूत्र देखिए ये, अगर x का पूछेगा तो x1 प्लस x2 बटा 2, और y का पूछेगा तो y1 प्लस y2। और ये मतलब अब सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या है कि ये फार्मूला है, और ये भी आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसे हमारा त्रिभुज क्षेत्रफल। तो कुछ ही फार्मूला, मैं ज़्यादा फार्मूला आपको दूंगा नहीं, देखिए ये फार्मूला भी आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसमें क्या है ध्यान देना, अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल है जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब वो सीधी रेखा में, क्योंकि सीधी रेखा में कोई क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आगे बता, अब संरेखा की शर्त क्या होती है, तो संहिता की शर्त ये होती है कि अगर a बराबर x1 y1 और b y2 और संरेख होते हैं तो इसकी जांच के लिए त्रिभुज क्षेत्रफल जीरो होता है। अगर इसका क्षेत्रफल जीरो होगा तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब त्रिकोणमिति की बात करें, क्या आगे त्रिकोणमिति की बात आता है। त्रिकोणमिति की बात क्या होता है कि त्रिकोणमिति की जब भी चर्चा होगी तो वहाँ पे एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण, तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा देखिए, सबसे लंबी भुजा की बात करेंगे तो वो कर्ण होगा, और लंब न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और कर्ण तथा न्यून कोण के साथ वाली भुजा आधार कहलाती है। इसको हम आगे देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये देखो आप बड़ी भुजा देख रहे हैं, यहाँ पे कर्ण, ये आधार है, ये लंब है। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, और देखिए फार्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। अब इसी में क्या है, मेन गेम जो है कर्ण लंब आधार, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये तीन चीज़ पर ही गेम है, लंब कर्ण आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको अगर आपको नहीं याद रहे तो आप इसको सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूत्र जो है ये है लाल बटा कका, या कका बटा लाल भी कर सकते हैं। तो एल से लंब, ए से आधार, कैसे कर्ण, देखिए कितने पीपीटी मतलब सिर्फ फालतू को छाटते हुए और इंपॉर्टेंट को देखते। साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी एल बटा के, कोस थीटा आधार बटा कर्ण यानी और थीटा लंब बटा आधार कोस थीटा। अब इसका देखिए उल्टा होगा, तो साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो बिल्कुल उसी तरह से देखिए व्युत्क्रम दिया गया है, तो आप इसको पूरा नहीं देखिए, बस ये मैंने बता दिया, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा। कितना फास्ट डिवीजन कर रहा हूँ, तो अब बात कहिएगा नहीं कि मैं फास्ट ही रिवीजन मुझे कराना है। ठीक है, आगे मैं देखिए आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर टेन का कोट कर रहा हूँ, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कोस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। कैसे होता है आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी इतना समय नहीं, मैं आपको वन शॉट फार्मूला रिवीजन ही करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पार से उस पार। अब देखिए साइन थीटा का, तो देखिए इंपॉर्टेंट बात, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, और ये भी इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल चुके हैं, और आप अगर आप है तो आप इसको देखिए और सीखिए कि कैसे होता है। इसका वीडियो मैं जान रहा हूँ, ये VBI है, और इसके बिना सवाल को बनना इम्पॉसिबल है, और इसका वीडियो मैं डाला अपने चैनल पे, आप जाके देखिए। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसको वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो समझ में आएगा। इसको मैं आपसे रिकमेंडेशन करूँगा कि आप वीडियो ही देखें पहले, इसको मैं स्किप करता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ अगर बात करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस स्क्वायर सेक थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ से कोई वस्तु देख रहे हैं, तो यहाँ मेरा उन्नयन कोण हो गया, कोई देख रहे उन्नयन कोण हो गया। अब देखिए उन्नयन कोण, और ऊपर से देखेंगे, यानी यहाँ से अगर बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, किसकी बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से अगर बात करते हैं, ये देखिए अवनमन कोण, अगर ये तो अवनमन कोण, तो इस कोण के लिए ये भुजा हो जाएगा, और इस कोण के लिए ये मतलब कि लंब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब उन्नयन कोण, तो यदि कोई वस्तु आँख से ऊपर होती है, देखिए आँख से ऊपर है ना, तो उन्नयन कोण बताया था आपको। ठीक है, अवनमन कोण की बात करें तो आँख से नीचे वाली। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो बस इतना हो गया। अब हमें पढ़ना है वृत्त, तो वृत्त में अपरिच्छेद रेखा, यानी कि जो नहीं सट रही हो, अपरिच्छेद रेखा, और जो दूसरे को काट रही है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, दो बिंदु पे काट रही है ना, देखिए दो बिंदु पे काट रही थी, यहाँ देखिए यहाँ पे काटी, यहाँ पे आपको कट रही होगी, और देखिए यहाँ पे कट रही है, तो कट रही है ना, तो ये छेदक रेखा बोलते हैं। और जो काट नहीं रही है,
जो काट नहीं रही है, सिर्फ स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? सिर्फ स्पर्श कर रही है, तो इसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही बात वह रेखा जो वृत्त को किसी बिंदु पर छेद नहीं करते, अप्रतिच्छेद रेखा। अ का मतलब नहीं है, मैंने जो मन से जुड़े होंगे पता होगा। और जो दो बिंदु पर काटती है तो छेदक रेखा, और जो केवल बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श कर रही है तो स्पर्श रेखा। अब देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा, तो किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए इंपॉर्टेंट आपका MCQ पूछा है, मैंने कल ही बच्चे को दिया है, उसमें क्वेश्चन सीधा पूछा था कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए अगर कैसे होगा तो उसको मैं देखिए आपको सिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये है ना, जैसे मैंने यहाँ पे खींचा, तो मैंने यहाँ पे खींचा, तो अगर स्पर्श रेखा की बात करें तो मैं यहाँ से भी तो खींच सकता हूँ। यहाँ देखिए मैंने स्पर्श रेखा, आपको दिख रहा होगा यहाँ स्पर्श रेखा, मैंने ये खींच दिया, और फिर मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ। देखिए ये, और मैं करता हूँ कि यहाँ से ये खींच दिया, और फिर यहाँ से भी तो खींच सकता हूँ। देखिए खींच दिया, और फिर यहाँ से कर सकता हूँ ना। देखिए इस तरह से मैं कितना भी अंत से खींच सकता हूँ ना, तो ये स्पर्श रेखा हम अंत से खींच सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त पर, अगर वृत्त पर कोई बिंदु है, वृत्त पर कोई बिंदु है तो उस पर कोई बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा। देखिए अगर वृत्त पर ये बिंदु देखो, आप देखेंगे फिगर में, तो यहाँ देखिए बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और वृत्त के बाहर से खींचेंगे बस दो, ये नहीं तीसरा खींचेगा। और वृत्त के अंदर से, अंदर रहेगा तो आप स्पर्श रेखा खींच नहीं सकते हैं। अगर आप कहिए तो बाहर थोड़ी दिखेगा, तो ये छेदक रेखा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए स्पर्श रेखा, अगर मान लीजिए वृत्त के स्पर्श रेखा की संख्या अगर 1, और अगर मान लीजिए वृत्त के बाहर से तो 2, और यहाँ अंदर रहेगा तो 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अब देखिए क्या है, तो देखिए अब यहाँ क्या है, प्रमेय, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो PA और PB की जो लंबाई है वहाँ बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ प्रमेय 2 क्या है कि वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। देखिए अगर हम स्पर्श, ये रेखा हो गई और त्रिज्या पर जुड़ गए, ये लंब हो गया। ठीक है, और लंब का मतलब समझ गए होंगे कि लंब का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का कोण बना, कहते हैं कोण 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, अब यहाँ से रचनाएं वगैरह, तो रचनाएं वगैरह उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उस पर सीध। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल, अब देखिए वृत्त संबंधित क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं, जैसे यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये, जैसे ये हो गया वृत्त हो गया ना, तो वृत्त हो गया, तो अगर जैसे ये वृत्त हो गया, तो अब इसका जैसे ये किनारे किनारे आप देख रहे हैं, तो ये हो गया परिधि। क्या हो गया? परिधि। अब इसके जो अंदर की बात करें, यानी ये जो अंदर की बात जो कर रहे हैं, तो ये हो गया क्षेत्रफल, और इसी में इसके वलय के हो गया। ठीक है, तो वृत्त का, अब वृत्त की परिधि की बात करेंगे तो 2πr, और क्षेत्रफल πr², जो कि हमें बचपन में 7th 8th में भी सिखाया जाता है। ठीक है, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, तो आगे की बात करता हूँ, तो आगे देखिए यहाँ पे अब एक त्रिज्यखंड हो गया, तो त्रिज्यखंड क्या होगा, कोई वृत्त था, उसके अगर हम इतना काट देते हैं तो ये लघु त्रिज्यखंड और ये बड़ा त्रिज्यखंड, यानी छोटा टुकड़ा छोटा त्रिज्यखंड, बड़ा टुकड़ा बड़ा त्रिज्यखंड। अब यही बात देखो बोला गया है कि त्रिज्यखंड वृत्त का वह चाप होता है जो दो त्रिज्याओं और के चाप से घिरा होता है। तो चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2πr, θ/360 2πr, और थीटा क्या, त्रिज्यखंड का कोण है, त्रिज्यखंड का कोण है। अब त्रिज्यखंड क्षेत्रफल हो गया θ/360 πr²। अब लघु त्रिज्यखंड अगर बोलेगा तो θ/360 πr²। देखिए त्रिज्यखंड और इसका दोनों का एक ही होता है, लेकिन आप कन्फ्यूज, अगर दीर्घ का बोलेगा तो आप वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा घटा दीजिएगा तो आ जाएगा ना, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में लघु त्रिज्यखंड घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, अब वृत्तखंड क्या हो गया, तो वृत्तखंड देखिए ये होता है, अगर मान लीजिए ये है वृत्त को कहीं से काट दिया तो ये लघु वृत्तखंड हो गया, और ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो बिल्कुल देखिए अगर हम त्रिज्यखंड निकालते हैं तो ये ऊपर जो आप देख रहे होंगे, तो ये ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया ये त्रिभुज हो गया, और नीचे में जैसे AB से यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये लघु वृत्तखंड हो गया। तो इसका भी क्षेत्रफल निकलता है, इसका भी क्षेत्रफल हम आगे इसे जानेंगे। तो इसका देखिए वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्त का वह भाग होता है जो एक जीवा और उसके संगत चाप से घिरा होता है। जीवा क्या हो गए, तो जीवा देखिए यहाँ पे, जीवा देखिए आप यह देख रहे हैं ना, AB जीवा हो गया और संगत चाप AB चाप हो गया, तो इससे घिरी हुई है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब उसके बाद तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो अगर बात करेंगे तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे θ/360 πr² में से अगर हम घटाते हैं 1/2 r² sin थीटा, तो ये वाला फार्मूला हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये फार्मूला आप सीधा डायरेक्ट लगा सकते हैं, θ/360 πr² माइनस 1/2 r sin थीटा। ठीक है, अब दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वो आ जाएगा। और अगर मुझे लघु वृत्त का पूछेगा तो त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे, त्रिभुज को त्रिज्यखंड में से त्रिभुज घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना। ठीक है, अब क्या है, घड़ी की मिनट की सुई, तो घड़ी की मिनट की सुई क्या होता है, 60 मिनट में 306 डिग्री, 60 मिनट 360 डिग्री बनाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब आता है परिक्षेत्रफल आयतन। परिक्षेत्रफल आयतन की बात करें तो ये घन है, देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो इसका आयतन की बात करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और कुल परिक्षेत्रफल की बात करें तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL की बात करते हैं। अब घनाभ का परिक्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होगा, 2H इंटू L प्लस BH, लेकिन ये सॉरी पार्श्व परिक्षेत्रफल है, पार्श्व परिक्षेत्रफल मतलब है 4 दिशा क्षेत्रफल। तो आपसे इसको क्या कहते हैं, इसी को हमसे सीधा पूछ देगा कि कमरा का क्षेत्रफल पूछ सकता है। क्या पूछेगा, कमरा का क्षेत्रफल पूछेगा। तो कमरा का अगर पूछेगा कमरा का क्षेत्रफल, जिससे कि हमसे पूछता है कमरा क्षेत्रफल पूछेगा, तो अगर कमरा क्षेत्रफल पूछता है कमरा का क्षेत्रफल, तो भी हमें यही फॉर्मूला लगाना होगा। अगर पार्श्व और कमरा क्षेत्रफल पूछेगा तो भी लगा लीजिएगा 2H इंटू L प्लस B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर विकर्ण की बात करेगा तो D बराबर L² प्लस B² प्लस H², वो भी रूट में, यानी रूट में L² प्लस B² प्लस H²। अब D क्या है, तो ये विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण है, जिसके हम अगर बात करें जैसे यहाँ से, अगर यहाँ है ना तो हम देखिए बात करते हैं यहाँ पे जैसे ये है, तो इस पर अगर हमें मान लीजिए कोई लकड़ी यहाँ से उठानी हो तो हम क्या करेंगे, इसे रखने को यहाँ से, तो बिल्कुल इस तरह से देखिए यहाँ से उठाएंगे यहाँ से, और इस तरह से अगर इस तरह से मिला देंगे तो ये जो लंबाई दिख रही है, ये जो लंबी विकर्ण होगी यही विकर्ण की लंबाई होगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आगे यहाँ हो गया, अब यहाँ L से लंबाई, B से चौड़ाई, S से ऊंचाई, आगे समझ गए होंगे। और घन क्या होता है, तो घन क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में सब बराबर होती है, उसे घन का क्षेत्र बोलते हैं, ये घन बोलते हैं। अब घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यों, यानी कि A क्यों, भुजा को A बोलते हैं, A क्यों। अब घन का कुल क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का पार्श्व क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, घन का विकर्ण भुजा √3। तो ये सब आपको पढ़ते जाए तो, और आप अगर सोचेंगे कि मैं पढ़ दूंगा तो वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, आज कल परसों करते रहिएगा, लेकिन आप वीडियो देख लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। और ये भुजा की लंबाई। अब बेलन क्या होगा, तो बेलन क्या होता है, अगर इसे कि आप रोटी बनाए होंगे तो एक के ऊपर एक रोटी बनाई, जैसे आप लड़की लोग होंगे तो रोटी ऊपर बनाते थे, बेलन के आकार हो जाता है, तो वही बेलन क्या हो गया। देखिए मान लीजिए रोटी बनाई, तो बेलन में क्या होता है कि वृत्त, अगर हम असंख्य वृत्त को एक ऊपर एक करते हैं तो ये बेलन हो जाता है। ठीक है, तो बेलन हो जाता है। देखिए मेरे बगल में दीपक बाबू हैं, थोड़ा हंस रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को, तो इनका काम ये रहता है कि हंसते रहते हैं देख के, तो हम उनको इग्नोर मारते हुए पढ़ाई पे आते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बेलन का वक्र क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो बेलन का आयतन क्या हुआ, तो आयतन का मतलब उसमें कोई सामान भर सकते हैं। तो कोई सामान, जैसे मान लीजिए ये टंकी है, उसमें पानी भरेंगे तो V बराबर वॉल्यूम πr²h, और वक्र क्षेत्रफल तो 2πrh। और कैसे होता है वो मैं बताऊँगा कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πrh होता है। अभी मैं सिर्फ फास्ट रिविजन करवा रहा हूँ कि ताकि आपको हो सके। अब बेलन की अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं यहाँ की, तो त्रिज्या R और ऊंचाई H। अब शंकु देखिए, शंकु ये हो गया ना, तो शंकु का भी अगर बात करते हैं तो शंकु देखिए बात करते हैं, तो शंकु का भी आयतन होता है तो 1/3 πr² होगा, और वक्र भी क्षेत्रफल πrl, कुल भी क्षेत्रफल πr इंटू L प्लस R, और तिर्यक ऊंचाई की बात करेंगे L, तो रूट में R² प्लस H² होगा। अब यहाँ पे त्रिज्या होगी H और ऊंचाई त्रिज्या R होगी, ऊंचाई H होगी, और L तिर्यक लंबाई होगी। अब गोला की बात करें तो देखिए गोला दिख रहा है, गोला का अगर आयतन की बात करें 4/3 πr क्यों, गोला का क्षेत्रफल 4πr² और R की त्रिज्या होती है। अब अर्धगोला की बात करते हैं, मान लीजिए अर्धगोला, आप ये कहिए अर्धगोला नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अर्धगोला से मानिए। अब अर्धगोला की बात करेंगे तो अर्धगोला का आयतन 2/3 πr क्यों, और अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr क्यों, और अर्धगोला का क्षेत्रफल 3πr को। ये सब आप इंपॉर्टेंट, वैसे भी आपको याद ही होगा। अब देखिए छिन्नक आया, तो छिन्नक बहुत परेशान करता है, छिन्नक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बच्चे लोग डरते हैं। जैसे छिन्नक आयतन की बात करेंगे तो आयतन होता है 1/3 πh इंटू R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। अब R1 क्या है, तो R1 है जैसे छिन्नक के ऊपरी त्रिज्या R1 और छिन्नक के नीचे त्रिज्या R2 हो गया। तो वक्र भी क्षेत्रफल होगा πl इंटू R1 प्लस R2, और छिन्नक का कुल भी क्षेत्रफल πl इंटू R1 प्लस R2 प्लस πr1² प्लस πr2²। अब छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई की बात करेंगे तो H बराबर, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई की बात करेंगे तो L बराबर रूट में H2 प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब H की बात करते हैं, तो अगर हम H की बात करते हैं तो यहाँ पे
h हो गया ऊंचाई, r1 ऊपरी सिरा बताएं कि ऊपरी सिरा के त्रिज्या और r2 नीचे सिरा के त्रिज्या। अब सांख्यिकी क्या होता है माध्य। तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधि होती है। क्या होती है? 3 विधि। एक होता है प्रत्येक विधि। तो प्रत्येक विधि में क्या होता है सूत्र क्या करेंगे सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो आप इसको सीधा पे आप ये सूत्र जो होता है इसको आप पूरा याद रखिएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद क्या होता है काल्पनिक माध्य विधि। तो इसमें ये होता है कि a प्लस मान के और सिग्मा एफ आई बटा डी आई बटा दिए। अब a क्या हो गया काल्पनिक माध्य और एक्स आई क्या हो गया वर्ग चिन्ह। एक्स आई क्या हो गया वर्ग चिन्ह हो गया। एक्स आई वर्ग चिन्ह हो गया। अब एक होता है डेविएशन मेथड होता है। तो डेविएशन मेथड में क्या होता है कि बड़े बड़े डेटा सेट को सबसे अधिक को सॉल्व यानी अगर ज़्यादा डाटा दे दिया तो अपने मन से हम मान के उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें होता है a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई। ए हो गया काल्पनिक माध्य और एच हो गया वर्ग अंतर जैसे कि दोनों के वर्ग के अंतर के बीच जो गैप होता है। और यू क्या हो गया एक्स आई माइनस ए बटा एच और एफ वन बारंबारता। अब बहुलक तो कोई भी बारंबारता में सबसे अधिक बार जो डेटा आता है वो बहुलक हो गया। तो बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ बटा 2f1 माइनस एफ ओ माइनस F2 गुने एच। ठीक है, अब L क्या हो गया तो निचली सीमा हो गया H वर्ग अंतराल की माप हो गया, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गया, FO बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता हो गया और F2 क्या हो गया बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है, आपको उम्मीद हो गया। अब माध्यक तो माध्यक क्या होता है कि माध्यक वह मान होता है जो डेटा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है और इसे ज्ञात होता है कि पहले डेटा को इसे ज्ञात करने के लिए पहले आरोही क्रम में हमें लिख देते हैं या आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो बीच में आता है तो उसका वैल्यू निकाल। जैसे अगर मान लीजिए विषम होगा तो हमें n+1/2 कर लेंगे आगे, लेकिन सम होता है तो n/2 यानी n/2 प्लस n/2 + 1 के करके उसके बाद 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा औसत निकाल देंगे। अब इसमें अगर मीडियन निकालना होगा माध्यक तो माध्यक निकालने देखिए क्या होगा L + n/2 माइनस CF/F गुने H। L क्या होता है माध्यक वर्ग की निजी सीमा, n क्या होगा प्रेक्षणों की कुल संख्या और CF क्या होगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता और F क्या होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता H वर्ग अंतर। अब माध्य माध्यक और बहुलक के बीच सूत्र अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सूत्र तो मैं बिल्कुल कहूँ कि ये अगर आप 10th के बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो भी ये सूत्र आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और ये सूत्र आपको एग्जाम में भी वहाँ पे पूछेगा। तो ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा कि सूत्र क्या होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। आप बोलेगा यहाँ पे तो 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्यक, नहीं मैंने इसको उधर कर दिया तो किया। ठीक है, अब प्रायिकता की बात करते हैं। तो प्रायिकता की बात करते हैं, ये लास्ट चैप्टर है। और तो प्रायिकता क्या होता है कि किसी भी इवेंट के अगर हम कोई प्रयोग किए तो उसमें प्रयोग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आज हम बोलेंगे बारिश होने की संभावना 25% है यानी कि 75% नहीं है ना, तो कोई भी दो या तो होगा तो नहीं होगा। तो यही है अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल समग्र परिणाम, तो यही होता है प्रायिकता का परिणाम होता है। तो इसमें क्या होता है घटना ई प्रायिकता और अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर घटना ई के परिणामों की संख्या और कुल समग्र परिणाम ये। अब कोई भी घटना होने या ना होने का होता है योग अगर बात करें तो एक ही होता है यानी प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी ई नहीं है, मतलब कि जो होगा या नहीं होगा। अब निश्चित घटना यानी एक घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है इसकी प्रायिकता एक होती है। इसे आपसे पूछेगा कि किसी पासा को कोई पासा है उसको फेंकेंगे तो 7 से कम संख्या प्राप्त होगी, तो 7 से कम ही प्राप्त होगी ना, तो इसकी प्रायिकता एक होगी। असंभव अगर हम बोलेंगे कोई पासा फेंकते उसमें 0 आएगा कभी नहीं होगा, तो इसकी प्रायिकता 0 होती है। अगर असंभव बात तो 0, अनिश्चित बात तो यहाँ पे 1 होगी। अब प्रायिकता का मान यानी हम बोल सकते हैं कि 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, अब संबंधित शब्दावली की बात करते हैं। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है कि एक प्रयोग जिसमें सभी संभव परिणाम होते हैं लेकिन कोई भी एक हम उठा सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 4-5 कंचा है लाल काला पीला हरा, उसमें से हम लाल निकाल लिए तो यादृच्छिक मतलब कहीं से भी हम उठा ले कभी भी उठा लगते हैं। तो यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है एक प्रयोग जिसके सभी संभव परिणाम ज्ञात होते हैं लेकिन किसी विशेष परिणाम का अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए एक झोला है, झोला में हम 5 बॉल लग देंगे लाल काला पीला हरा नीला। अब उसमें से कोई बच्चा को जाएंगे, मान लीजिए दीपक है, दीपक को बोलेंगे कि आप बल्ब निकाल मतलब कि बॉल निकालिए। अब वो बॉल निकाले तो ये क्या फिक्स है कि वो लाली बॉल निकाल बिना देखे निकालेगा, तो वही होता है यादृच्छिक होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अब परिणाम तो निकालने की से मान लीजिए संभावना है तो 5 बॉल है ना और 5 में से देखिए हमको बताते समझाते हैं आपको। जैसे यहाँ 5 बॉल है तो क्या हो गया एक रेड हो गया, रेड लाल ये, तो उसमें से 5 टोटल बॉल कितना है 5। अगर वो इसमें से रेड हमने एक ही डाला तो यहाँ से 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब ये सिक्का उछालते हैं, सिक्का में चीट होता है और पट होता है, चीट पट होता है। तो चीट और पट को बात करते हैं तो चीट
एक और पार्ट ये। तो परिणाम टोटल कितना हो गया? टोटल परिणाम की बात करें तो परिणाम टोटल कितना हो गया? टोटल 2 परिणाम है, लेकिन आएगा तो कोई एक ना, आएगा तो ये खड़ा हो जाएगा। अभी नहीं कि खड़ा होता, आपका खड़ा हो जाएगा बढ़िया से, कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा, तो फिर आपका खड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि तो इस तरह से हमने ये पूरा जो भी था फार्मूला 1 शॉट में कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, और जो भी जिनका भी 17 फरवरी से एग्ज़ाम है उनको आप वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को लाभ पहुंच सके। एक नज़र में फार्मूला पूरा रिवीजन करने जिनको भी इच्छा हो तो वो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।